हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिंदी बसंत के अंतर्गत चैप्टर नंबर 19 आश्रम का अनुमानित व्यय। हम आपको बताएंगे यहाँ पर पाठ का सारांश और पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आइए आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें आश्रम का अनुमानित व्यय। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है आपका हिंदी बसंत के अंतर्गत चैप्टर नंबर 19 आश्रम का अनुमानित व्यय, और हम आपको बता रहे हैं इस पाठ का सारांश। पाठ पढ़ने के लिए आप अपनी पुस्तक में देखें और उस पाठ को अच्छे से पढ़ें। सारांश में हम आपको बताते हैं, यह पाठ मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखित एक लेखा जोखा है। आप समझते हैं लेखा जोखा मतलब हिसाब किताब। मोहनदास करमचंद गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की थी। इस पाठ में उसी आश्रम के व्यय के अनुमान का विवरण दिया गया है। आरंभ में आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 40 से 50 और 10 अतिथियां, जिनमें 3-4 परिवार सहित होंगे। आश्रम के मकान के लिए 50,000 वर्ग फीट जमीन की जरूरत। आश्रम में रहने वाले कमरों के अलावा 3 रसोई घर और 3,000 पुस्तकों के रखने के लिए पुस्तकालय और अलमारियां। खेती के लिए 5 एकड़ ज़मीन और उसके साथ साथ 30 लोगों के काम करने के लिए खेती, बढ़ई और मोची के औजार। इन औजारों का कुल खर्च 5 रुपया तथा रसोई के आवश्यक सामान का खर्च 150 रुपया तथा प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 10 रुपया तय किए गए। आप ध्यान दें, एक एक चीज़ को समझें बच्चों। सामान लाने व मेहमान के आने जाने के लिए बैलगाड़ी, 50 व्यक्तियों का अनुमानित खाने का वार्षिक खर्च 6,000 रुपया तय हुआ। आश्रम में एक वर्ष में औसत 50 लोगों का 6,000 रुपये खर्च आएगा। उन्होंने कहा, इसके लिए अहमदाबाद को ऊपर का खर्च उठाना चाहिए। उन्होंने कहा, यदि ऐसा करने हेतु अहमदाबाद तैयार नहीं तो वे ऊपर के खर्चे का इंतजाम कर सकते हैं। इस लेखा जोखा यानी कि हिसाब किताब में गांधी जी ने लोहार, राजमिस्त्री और शिक्षण संबंधी खर्च शामिल नहीं किया था। तो इस प्रकार आपने देखा यहाँ पर इस पाठ का सारांश। आइए इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, आप इन्हें अच्छे से समझें। आरंभ का मतलब क्या होता है बच्चों? शुरुआत, संभावना, उम्मीद। औसतन यानी कि लगभग। अतिथि मतलब मेहमान। व्यवस्था, इंतजाम। लायक यानी कि योग्य। बढ़ईगिरी क्या होती है? लकड़ी के काम करने की कला। मासिक मतलब महीने का। और मालूम मतलब ज्ञात। मधुमेह मतलब वस्तुओं पर जुटाना यानी कि प्रबंध करना। तो इन कठिन शब्दार्थ को आप अपनी नोटबुक में लिखें और याद रखें। इसके बाद बच्चों आइए देख लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो सबसे पहले आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ प्रश्न आपके लिए लेखा जोखा से। पहला प्रश्न है आपके लिए, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। गांधी जी छेनी, हथौड़े, बसूले क्यों खरीदना चाहते होंगे? तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? यह सत्य है कि हमारे यहाँ अर्थात भारत में बहुत से काम लोग खुद न करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। गांधी जी छेनी, हथौड़े, बसूले इसलिए खरीदना चाहते होंगे ताकि लोग कुटीर उद्योग, लोहार व बढ़ईगिरी आदि को बढ़ावा दें, आत्मनिर्भर बने व छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों का मुँह न ताके। इसके बाद यहाँ पर है आपके लिए दूसरा प्रश्न, गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए जिनके हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? उत्तर लिखेंगे आप, गांधी जी कोई भी कार्य बिना हिसाब किताब के नहीं करते थे। वे प्रत्येक विषय के प्रति नकारात्मक व सकारात्मक सोच बराबर रखते थे। निम्न उदाहरणों द्वारा इस वक्तव्य को स्पष्टता दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे निम्न ना लिखें, निम्न लिखें। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं उदाहरण। सबसे नंबर 1 पहले दांडी यात्रा के लिए गांधी जी जब रास नामक स्थान पर पहुँचे तो वहाँ निषेधाज्ञा
लागू थी, यानी कि वहाँ जाना मना था। जहाँ जाना वर्जित हो वहाँ पर जो है निषेध होता है ना, तो निषेध आज्ञा लागू थी। अर्थात कोई भी नेता किसी प्रकार के विचार, जुलूस, जलसे के रूप में नहीं प्रकट कर सकता। गांधी जी तो लोगों को संबोधित किए बिना रह नहीं सकते थे, तो पहले ही यह योजना बना ली गई कि यदि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो अब्बास तैयब जी दांडी यात्रा का नेतृत्व करेंगे, यानी इसके लिए पहले से तैयारी कर दी गई थी। उसके बाद नंबर 2, असहयोग। आप देख रहे हैं यहाँ पर असहयोग आंदोलन के समय भी वे यह हिसाब किताब लगाने में पूर्णतः सक्षम थे कि किस स्थान पर किस तरह से ब्रिटिश शासन पर प्रहार करना है, यानी अंग्रेजों को यहाँ से भगाना चाहते थे, इसलिए ब्रिटिश शासन पर किस प्रकार से प्रहार करना है इसके लिए पहले से सब कुछ तय था। यही कारण था कि लोग उनके हर विचार की कद्र करते थे और उनका कहा पूरी तरह से मानते थे। इसके बाद नंबर 3, वे बिल्कुल भी फिजूल खर्च नहीं करते थे, एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करते थे। यहाँ तक कि कई बार तो 25-25 किलोमीटर एक दिन में पैदल चलते थे। उनका मानना था कि धन को जरूरी कामों के लिए ही खर्च करना चाहिए, शानो शौकत या वैभवपूर्ण जीवन जीने के लिए नहीं। नंबर 4, किसी भी आश्रम या सभा का हिसाब किताब वे बहुत कुशलता से लगाते थे। साबरमती आश्रम में भी उन्होंने ऐसा बजट बनाया कि आने वाले मेहमानों के खर्च भी उसमें शामिल किए गए। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। दूसरे प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद बच्चों आइए देख लेते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। तो तीसरा प्रश्न क्या है आपके लिए? तीसरा प्रश्न है, मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है। इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उसको अनुमानित बजट बनाइए। इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर यानी कि वस्तुओं पर आप कितना खर्च करना चाहेंगे, किन नई मदों को जोड़ना हटाना चाहेंगे। तो आप समझ रहे हैं बच्चों, आपको कठिन शब्दार्थ में बताया था मद का मतलब क्या होता है, वस्तु। मदों पर खर्च करना मतलब वस्तुओं पर खर्च करना। और उत्तर लिखेंगे आप। आपका उत्तर क्या होगा? छात्र इस पाठ से उदाहरण लेकर बाल आश्रम के लिए आवश्यक चीज़ें और उनके अनुमानित खर्च का बजट तैयार करें। तो आप इस बार इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे? आप पहले पाठ को अच्छे से पढ़ें और वहाँ पर देखें कि किस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने बजट प्रत्येक वस्तु के लिए लगाया था। इसी प्रकार से आप भी यदि बाल आश्रम के लिए एक अनुमानित बजट तैयार करते हैं तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में डिटेल देंगे और वहाँ पर उन वस्तुओं की कीमत लगाएंगे और बताएंगे कि एक साल में इन पे कितना खर्च आएगा। टोटल एक साल का आप बजट बनाएंगे। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसके बाद बच्चों ध्यान दें, आप यहाँ पर यह है चौथा प्रश्न। आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे छोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दुहना, खाट बुनना करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण हैं? उन कामों की सूची भी बनाइए जिन्हें आप सीखकर ही छोड़ेंगे। तो आप उत्तर लिखेंगे अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि आपको मालूम होगा कि आप कौन से काम कर सकते हैं और कौन से नहीं। तो उत्तर इसमें आप लिखेंगे, हमारे जीवन में ऐसे बहुत से काम होते हैं जिसे हम चाहकर भी नहीं सीख पाते। जैसे घर की पुताई करना, सफ़ेदी वाला करता है ना, तो आप जानते हैं तो आप घर की पुताई कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो लिख लेना। दूध वाला क्या आप काम कर सकते हैं? दूध वाला दूध देता है। और खाट यानी चारपाई बुनने वाले से बुनवाई जाती है। कुछ ऐसे ही निम्न कार्य हैं मैं चाहकर भी सीख नहीं पाता। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, रोटी बनाने का कार्य क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि आप में लगन की कमी है। आप जब रोटी बनाएंगे ही नहीं तो सीखेंगे कहाँ से? और आपकी रुचि भी होनी चाहिए उसमें। सिलाई करने का कार्य आप तभी सीख पाएंगे जब सिखाने वाला आपको मिलेगा। सिखाने वाला नहीं मिला तो नहीं सीख पाएंगे। इसी प्रकार से आप देखें, चप्पल जूते में टाँका लगाना, जानकारी का अभाव एवं औजारों की कमी पर मैं इन कामों को सीखने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मैं इन कामों को सीख कर ही दम लूँगा। इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं, मैं इन कामों को सिखाने वाले प्रशिक्षित व्यक्ति के तलाश में हूँ। इस काम को सीख कर ही दम लूँगा। और पांचवा प्रश्न है आपके लिए बच्चों, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा पाठ पूरा, तो आपने क्या क्या अनुमान लगाए? उत्तर लिखेंगे आप। अनुमानित बजट को गहराई से अध्ययन करने के बाद यानी कि गहराई से उस पाठ को पढ़ने के बाद
हम आश्रम के उद्देश्यों को भलीभांति समझ सकते हैं। स्वावलंबन की भावना का विकास करना, अतिथि सत्कार करना, मेहमानों की सेवा करने का था ना उसमें, ज़रूरतमंदों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, बेकार लोगों को आजीविका प्रदान करना, श्रम का महत्व समझाना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, चरखे खादी आदि से स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देना और सहयोग की भावना का विकास करना। इस आश्रम की कार्यप्रणाली का मुख्य आधार आत्मनिर्भरता है। तो आपने बच्चों पाठ पढ़ा होगा, उसमें महात्मा गांधी जितने भी सारे कार्य आश्रम में करवाना चाहते हैं उन सबका एक ही उद्देश्य है ना, क्या? प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद भाषा की बात की यहाँ पर जो है प्रश्न है आपके लिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भाषा की बात। पहला प्रश्न है आपके लिए, अनुमानित शब्द अनुमान में इत प्रत्यय जोड़कर बना है। देख रहे हैं आप, अनुमान धन इत, तब क्या हो गया? अनुमानित। समझ रहे हैं आप किस प्रकार से? अनुमान और धन इत, तो तब क्या होगा? अनुमानित। तो यहाँ पर आप देखें प्रत्यय का यहाँ पर समझा रखा है। अनुमानित शब्द में अनुमान में इत प्रत्यय जोड़कर बना है। इत प्रत्यय जोड़ने पर अनुमान का न यानी कि नित में परिवर्तित हो जाता है। नीचे इत प्रत्यय वाले कुछ और शब्द लिखे हैं, उनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर प्रमाणित में व्यथित, द्रवित, मुखरित, झंकृत, शिक्षित, मोहित, चर्चित, तो इनमें आप देख रहे हैं सब में जो है इत प्रत्यय लगा हुआ है, क्योंकि प्रमाण फर्स्ट वाले में देखिए आप, प्रमाण धन इत, तो क्या हो गया? प्रमाणित। व्यथित, व्यथा धन इत, व्यथित। द्रवित, द्रव धन इत, द्रवित। मुखरित, मुखर प्लस इत, मुखरित। इसी प्रकार झंकृत में झंक प्लस इत, झंकृत। शिक्षित में शिक्षा प्लस इत, शिक्षित। मोहित में मोह प्लस इत, मोहित। चर्चित में चर्च प्लस इत, चर्चित। तो आइए, इत प्रत्यय की भांति इक प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं और तब शब्द के पहले अक्षर में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे सप्ताह के इक प्लस साप्ताहिक, जैसे कि सप्ताह में आपने इक प्रत्यय लगाया तब क्या बना? साप्ताहिक। नीचे एक प्रत्यय से बनाए गए शब्द दिए गए हैं, उनमें इनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, मौखिक, मुख्य प्लस एक मौखिक, और इसी प्रकार संवैधानिक, संविधान, संविधान प्लस एक, प्राथमिक, प्रथम प्लस एक, और नैतिक, नीति प्लस एक, पौराणिक, पुराण प्लस एक, और दैनिक, दिन प्लस एक, दैनिक। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक प्रत्यय के ये शब्द हैं। उत्तर में आप देखेंगे। आइए अब इन सब के हम आपको उत्तर बता रहे हैं। इत प्रत्यय पहले, सबसे पहले आइए जान लेते हैं इत प्रत्यय युक्त शब्द। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मूल शब्द और प्रत्यय। तो यहाँ पर है प्रमाणित, प्रमाण का प्रमाण प्लस इत, और झंकृत का झंकार प्लस इत, व्यथित का व्यथा प्लस इत, द्रवित का द्रव प्लस इत, और इसी प्रकार से मुखरित, मुखर प्लस इत, शिक्षित, शिक्षा प्लस इत, द्रवित, द्रव प्लस इत। तो इस प्रकार से हमने आपको पहले भी समझाए और यहाँ से आप उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद इक प्रत्यय की बात करेंगे। इसके बाद पहले और देख लेते हैं इसी में। इत प्रत्यय में द्रवित, द्रव प्लस इत, मोहित, मोह प्लस इत, मुखरित, मुखर प्लस इत, चर्चित, चर्चा प्लस इत, मौखिक, मुख्य प्लस एक, और नैतिक में नीति प्लस एक। संविधान में संविधान प्लस एक, पौराणिक, पुराण प्लस एक, प्राथमिक, प्रथम प्लस एक, दैनिक में दिन प्लस एक। तो इस प्रकार से आपने देखे। इसके बाद बच्चों ध्यान दें आप ध्यान दें, जो प्रत्यय वाले शब्द थे इनमें सब में क्या था? इत प्रत्यय। क्या था? इत, यानी कि आप इसे गौर करें, इत। और इसके बाद जो हमने बताए थे आपको यहाँ पर, इसमें क्या था? यहाँ पर इक, पहले इत फिर इक प्रत्यय। इन सब में आपको इक प्रत्यय नज़र आ रहा है, और इस प्रकार से पौराणिक, प्राथमिक, दैनिक ये शब्द बनते गए। और इसके बाद आइए दूसरा प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए।
बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी शब्द दो शब्दों को जोड़ने से बने हैं। इसमें दूसरा शब्द प्रधान है। कौन सा? गाड़ी। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी। आगे का शब्द बदल जा रहा है, आप देख रहे हैं ना, घोड़ा बैल। तो यहाँ पर दूसरा शब्द प्रधान है, यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पर टिका है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे 6 शब्द और सोच कर लिखिए और समझिए कि उनमें दूसरा शब्द प्रमुख क्यों है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना बच्चों, राह खर्च, तुलसी कृत, गंगा जल, क्रीड़ा क्षेत्र, घुड़सवार, वनवास। इन शब्दों में दूसरा शब्द प्रमुख है क्योंकि दूसरा शब्द पहले शब्द की सार्थकता को स्पष्ट कर रहा है। जैसे उत्तर में देखेंगे आप, जैसे यहाँ पर देखें, राह खर्च, राह के लिए खर्च, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, गंगा जल, गंगा का जल, क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, वनवास, वन में वास। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, इसके साथ ही यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, याद करें। हमने आपको बताया पाठ का सारांश, और हमारे पाठ का नाम क्या था? आश्रम का अनुमानित व्यय, कक्षा 7 हिंदी बसंत के अंतर्गत चैप्टर नंबर 19। साथ ही हमने आपको बताया यहाँ पर पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे और आप इस वीडियो को बार बार सुनें, समझें और अपनी नोटबुक में भी इसमें से मुख्य बातों को नोट करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।